बोरापुर नाम का एक गांव था। वहां धनंजय कुम्हार का काम किया करता था। धनंजय मेहनती और गुणवान था। बोरापुर गांव के लोग हर छोटी चीजों में उसकी मदद लिया करते थे, छोटे छोटे मटकों से लेकर बड़े बड़े मटकों तक। अरे धनंजय भाई, हम आपके पास 3 बड़े बड़े मटके बनवाने के लिए आए हैं। मिल जाएगी साहब, जरूर मिल जाएगी। आप बताइए आपको कब तक चाहिए? खैर मुझे तो इसी हफ्ते चाहिए। वो क्या है कि मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके कमरों में एक एक मटका रखवाने की सोच रहा हूँ। ये हफ्ता मेरे लिए बड़ा व्यस्त है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा विद्यालय ढूंढ रहा हूँ। गांव वालों से मैंने सुना था कि तुम व्यस्त रहते हो, आज देख भी लिया। खैर मुझे कल तक बता देना कि ये मटके बन पाएंगे या नहीं, वरना मैं किसी दूसरे अच्छे कुम्हार को ढूंढ लूंगा। वो आदमी वहां से मुंह बनाकर चला गया। अपने व्यापार पर असर देखकर धनंजय मायूस हो गया और खुद से बातें करने लगा। एक तरफ ये काम भी बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ मुझे संदेश को पढ़ाना भी है। उतने में वहां पर संदेश भागते हुए आया और अपने पिताजी धनंजय को अपना नया बस्ता दिखाने लगा। पापा देखिए ना, मैंने ये नया बस्ता लिया है। मुझे ना ये माँ ने खरीद कर दिया है। हाँ बेटा, ये तो बड़ा प्यारा है। अब बस मैं तुम्हारा एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूं, बस। धनंजय संदेश को लेकर एक बहुत ही बड़े और अच्छे स्कूल में लेकर जाता है और वहाँ के प्रिंसिपल से संदेश के एडमिशन की बात करता है। अच्छा बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम बॉल को नीचे फेंकेंगे तो बॉल जमीन से टकराकर दोबारा हमारे पास आ जाएगी। जितनी तेज फेंकेंगे उतनी ही तेज आएगी। इंटरेस्टिंग। संदेश, तुम्हें फर्स्ट क्लास में होकर 4th क्लास के सवाल मुंह ज़बानी याद है। स्कूल के प्रिंसिपल ने संदेश से कई सारे सवाल पूछे और संदेश उनका सही जवाब देता गया। तब स्कूल प्रिंसिपल ने धनंजय से कहा, आपका बेटा बड़ा होनहार और काबिल है। अगर संदेश हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। यूं कहूँ तो ये बात आपके मुंह से सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरे लाडले को इससे अच्छा स्कूल पूरे गांव में नहीं मिलेगा। आप स्कूल की फीस जमा करवा दीजिए। स्कॉलरशिप से आपके बच्चे की फीस कम हो चुकी है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धनंजय फीस काउंसिल में जाकर पैसे जमा करने लगता है। तब फीस काउंटर पर बैठी एक महिला उससे कहती है, ये है सिर्फ 2 महीने की फीस, बाकी की फीस आप कब तक जमा करवाएंगे? 1 साल का फीस होता है 15,000। आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है, वरना फीस 50,000 थी। मैडम जी, मेरा बच्चा अभी पहली कक्षा में पढ़ रहा है, ना कि विदेश जाने की तैयारी। इतनी ज्यादा फीस कैसे? आपका बच्चा सौभाग्यशाली है कि इस विद्यालय में उसे एडमिशन मिला, वरना यहाँ लाखों रुपए देकर भी हम एडमिशन नहीं देते। बची हुई फीस आप अगले 2 महीने के अंदर जमा करवा दीजिएगा। आपके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी अन्यथा। संदेश का खुश चेहरा देखकर धनंजय मजबूर हो गया। अपने बच्चे को पढ़ाने की आस लेकर वो अपने घर चला गया और सारी बातें अपनी पत्नी दीपा से बताई। जी, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? बरसात का समय है, अब लोग हमारे पास अपने घर के सामान वगैरह बनवाने के लिए भी नहीं आएंगे। उतने में वहां पर अपने 3 बड़े मटके लेने रामेश्वर आ गए। और भाई धनंजय, मेरे मटके तैयार हैं या नहीं? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा बनाकर ही दे दोगे। आपके 3 बड़े मटके तैयार हैं, घर के आंगन में मैंने रखवा दिए थे, आप उठवा ले जाइए। धनंजय रामेश्वर को लेकर अपने घर के आंगन में जाता है और 3 मटके दे देता है, जिसे देखकर दीपा धनंजय से पूछती है, आपने तो उन्हें मटके के लिए मना कर दिया था ना, आज अचानक ये मटके कहाँ से आ गए? आपने बनाए कब? लाडले की फीस भरनी थी, अब हाथ में आया काम कैसे गंवा देता। मैंने 3 रात जागकर एक एक मटके बना दिए। हमारा लल्ला अब स्कूल जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। सही कहा जी आपने, हर तरफ लूट ही लूट मचा रखी है। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं,
इस चीज का फायदा स्कूल और टीचर्स ले रहे हैं, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कुछ दिन बीत चुके थे। संदेश स्कूल जाने लगा था। बारिश का कहर गांव में आ चुका था। धूप खिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब स्कूल से धनंजय के घर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा है कि स्कूल पूरे 2 महीने तक बारिश में बंद रहेगा, इसलिए स्कूल ऑनलाइन चलेगा। सभी बच्चों का लैपटॉप से स्कूल अटेंड करना अनिवार्य है। दीपा और धनंजय चिट्ठी पढ़कर मायूस हो गए। सभी दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। पापा, स्कूल के सभी बच्चों के पास अच्छे अच्छे लैपटॉप हैं। सरपंच जी का लड़का अमन मेरे साथ ही पढ़ता है और उसके पास भी लैपटॉप है। वो सब मेरे यूनिफॉर्म और कई चीजों के लिए बहुत चिढ़ाते हैं मुझे। हर दिन स्कूल में मेरे टिफिन न ले जाने की वजह से मुझे तंग भी करते हैं। बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अपने बेटे की बुराई को सुनकर धनंजय क्रोधित होकर सरपंच जी के पास जाता है। धनंजय गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन आपका बेटा आपके जैसा क्रूर ही रहेगा। अपने शब्दों को लगाम दो धनंजय। हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे बराबर हो। आपका बेटा मेरे बच्चे को लैपटॉप ना होने की वजह से गरीब गरीब कहकर चिढ़ाता है। उसमें गलत क्या है? हो तो तुम सब गरीब ही ना। स्कूल स्कॉलरशिप भले मिल जाए, लेकिन हैसियत की बराबरी कैसे करोगे? हुई हुई, मेरे पास तो महंगा वाला लैपटॉप है, संदेश के पास नहीं है। पिताजी, देखा आपने, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। पूरे 50,000 का लैपटॉप है मेरे बच्चे के पास। तुमने तो फीस भी जैसे तैसे भरी है। संदेश रोता हुआ वहां से अपने घर पर चला जाता है। आप दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, रोते नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हें एक अच्छा सा लैपटॉप ला कर दूंगा। धनंजय के इतना कहते ही संदेश का रोना बंद हो जाता है। मैं तुम्हें आज ही रात एक अच्छा बढ़िया सा लैपटॉप बना कर दूंगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। संदेश को वादा करके धनंजय संकोच में पड़ गया। धनंजय के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब दीपा ने कहा, अब आप कहाँ से लैपटॉप लेकर आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदेश की पढ़ाई ही मेरा असली मकसद है। संदेश की आंखों में अब और आंसू नहीं देख सकता। अपने बच्चे को पढ़ाकर बड़ा बनाऊंगा। आप उसे मिट्टी का अच्छा लैपटॉप बनाकर दे दीजिए। मैं उस पर रंग पोत कर उसे पूरा लैपटॉप बना दूंगी। धनंजय और दीपा समय न गंवाते हुए मिट्टी का लैपटॉप बनाने लगते हैं। दीपा उस मिट्टी के लैपटॉप पर एक कांच का स्क्रीन लगा देती है। धनंजय कीबोर्ड बना देता है। लैपटॉप को सुखाकर मुझे दे दीजिए और मैं उसको हूबहू लैपटॉप के रंग का रंग दूंगी। दीपा उसमें लैपटॉप की तरह ही हूबहू रंग भर देती है। ये हो गया मिट्टी का लैपटॉप तैयार। बस संदेश को इस बारे में पता ना चले। अपना घर गिरवी रखकर मैं उसे लैपटॉप ला कर दूंगा। आज शनिवार का दिन है और मैं शनिदेव को जल चढ़ाना भूल ही गई। अगर भगवान होते तो हमारी मदद ना करते। जैसे ही दीपा आगे बढ़ती है, दीपा के हाथों से जल उस सूखते हुए लैपटॉप पर गिर जाता है और लैपटॉप जल की वजह से खराब हो जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? सत्यानाश, पूरी मेहनत खराब कर दी। मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि इतना सब हो जाएगा। दीपा रोने ही वाली थी कि वहाँ पर शनिदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे पार्थ, रो नहीं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए शनिदेव। हर शनिवार मुझ पर जल चढ़ाना व्यर्थ नहीं है। तुम इस मिट्टी के लैपटॉप की चिंता ना करो। मेरी की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। शनिदेव ने अपने चमत्कारी शक्तियों से उस मिट्टी के लैपटॉप को अच्छा कर दिया। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उस लैपटॉप पर पड़ी, वो लैपटॉप चलने लगा, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो गए। इस लैपटॉप की सहायता से अपने बच्चे को सक्षम बनाना। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। धनंजय और दीपा ने उस जादुई मिट्टी के लैपटॉप को संदेश को दिया।
जिसे पाकर संदेश बड़ा खुश हुआ। संदेश अपने मिट्टी के लैपटॉप में पढ़ाई करने लगा। पूरे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब धनंजय अपने घर काम कर रहा था तो उसके पास सरपंच रोते हुए आया। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन हुआ क्या सरपंच जी, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे बेटे को स्कूल से खराब व्यवहार के कारण निकाल दिया गया। मेरा व्यापार और मेरा घर दोनों उजड़ गया। ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैं उन सब से माफी मांग रहा हूँ जिनके साथ मैंने बुरे कर्म किए। तुम चिंता ना करो, रोनी को स्कूल से नहीं निकालेंगे। मैं उनसे विनती करूंगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। धनंजय ने सरपंच जी को माफ कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना। और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से। उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे? क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे? नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो।
मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना। वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा,
इसलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ।